Assalamu alaikum guys, welcome to Med Talk. I'm your host Mohammad Mohsin Mushtaq. Today my topic is my MCAT journey towards med school. शुरुआत होती है उस वक्त से जब मेरा मैट्रिक ख़त्म हुआ और मैट्रिक के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो गवर्नमेंट कॉलेज के फॉर्म भरे थे तो वहाँ पर एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया था। लेकिन फिर अब्बू ने ये बोला कि ना आप प्राइवेट कॉलेज में जाओ क्योंकि आपकी जो स्टडी रूटीन है वो बेहतर होगी। तो मैंने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब क्या हुआ कि मैंने सोचा कि ना अब कोचिंग की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे ऐसा फ़ायदा नहीं हो रहा था कॉलेज से। तो मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया और तो मेरी रूटीन ये थी कि ना सुबह मैं कॉलेज जाता था, कॉलेज से फिर घर पे आया, थोड़ी देर खाना वाना खाया, फिर बाइक स्टार्ट की और फिर मैं अपने कोचिंग चला गया। कोचिंग से जब वापसी आया अपनी पढ़ाई वगैरह ख़त्म करके फिर मैं घर आता था, घर पे खाना वगैरह खाता था, फिर थोड़ी देर दोस्तों के साथ बैठता था। उसके बाद फिर मैं रात को मैं अपना पढ़ाई करता था। जब मैं 11-12 बजे स्टार्ट किया 2-3 बजे तक पढ़ाई की। तो फर्स्ट ईयर में मैंने काफ़ी मेहनत की थी और जब मेरे एग्ज़ाम्स भी आए तो एग्ज़ाम्स में भी मैंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था क्योंकि मेरी तैयारी जो थी वो बहुत बेहतर थी। तो मैंने सोचा कि ना अब कि इंशाल्लाह रिज़ल्ट जो है मेरा बहुत अच्छा आएगा, या तो ए ग्रेड आ जाएगा या A1 ग्रेड आ जाएगा। तो सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, सबके रिजल्ट्स आ गए। फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल का रिज़ल्ट आना था। जैसे ही रिज़ल्ट आया वहाँ पर मैं बैठा हुआ था घर में और मैंने अपना कंप्यूटर खोला। कंप्यूटर खोल के मैंने वेबसाइट पे सर्च किया। सर्च करके मैंने देखा कि जो मेरा रिज़ल्ट था वो बहुत ही कम था और साथ में मेरी एक सप्ली भी थी जो कि मेरे गहमो गुमान में भी नहीं था। और वो एक ऐसा टाइम था मेरे लिए जिसमें मैं बिल्कुल डीमोटिवेटेड हो चुका था और मैंने सोचा कि ना यार मैं बस टाइम ज़ाया कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि मेरी जो मेहनत थी, इतनी मैंने मेहनत की, वो सब ज़ाया हो गई, कोई फ़ायदा नहीं था और मुझे मेरी मेहनत का सिला नहीं मिला। मार्कशीट आई, मार्कशीट में मैंने देखा कि ना मेरे इंग्लिश में सप्ली आई थी और 5 नंबर आए थे 100 में से। और मैं बिल्कुल ऐसे अजीब हालत हो गई थी क्योंकि मैं 20 MCQ सही करके आया था, जो कि बिल्कुल 100% मुझे कंफर्म था कि यार मैं सही करके आया हूँ, मेरे 5 नंबर तो आ ही नहीं सकते। तो मैंने फैसला किया कि मैं स्क्रूटनी की तरफ जाऊँ और मैं स्क्रूटनी की तरफ गया। स्क्रूटनी में पता लगा कि मेरा जो रिज़ल्ट था जिसमें इंग्लिश के मार्क्स थे वो एक्चुअली 65 थे। तो आज जब मेरी परसेंटेज थी वो थी 58 परसेंटेज पहले, लेकिन इसके बाद मेरी परसेंटेज हो गई 70। जैसे ही 65 मार्क्स है इंग्लिश के, मेरी परसेंटेज हो गई 70। लेकिन स्टिल मेरे लिए बहुत मुश्किल था किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना क्योंकि मैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा था और ये परसेंटेज बहुत ही कम थी और ऊपर से मुझे साइंस सब्जेक्ट की परसेंटेज चाहिए थी, उसमें मेरी थी 64 परसेंटेज। अब जब मैंने देखा कि ना यार 64 परसेंटेज पे तो एडमिशन हो ही नहीं सकता, उस पर मैंने सर्च करना शुरू किया डिफरेंट वेबसाइट्स पे, गूगल पे सर्च करना शुरू किया, यूट्यूब वीडियोस देखना शुरू कर दी कि क्या मेरा एडमिशन हो सकता है इस परसेंटेज पे। तो मुझे जवाब ना मिला और मैं बिल्कुल डीमोटिवेट होकर मैं घर में बैठ गया। मेरे एक टीचर थे उस टाइम पे, मेरे काफ़ी सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे समझाया, मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने बोला तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, ये सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर में मेहनत करो और अपनी परसेंटेज को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। तो खैर, तो मैंने सेकेंड ईयर में मेहनत करना शुरू की। मैंने 32 ईयर्स के पास पेपर सॉल्व किए। मार्कशीट आई, उसमें मेरी साइंस की परसेंटेज जो थी वो तकरीबन थी 80 परसेंटेज थी सेकेंड ईयर की, और जो एग्रीगेट मेरा हो गया 72 परसेंटेज। स्टिल ये बहुत कम था और डाव में एडमिशन इस परसेंटेज पे या किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए इस परसेंटेज पे बहुत मुश्किल था। तो NTS में मेहनत करनी थी बहुत ज़्यादा कि किसी तरीके से मेरा एडमिशन हो जाए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। तो मैंने फिर उसमें पढ़ाई की, काफ़ी मेहनत की और इन दी एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो गया, जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ी कमज़ोरी थी मेरी, कि जब भी मेरे पास कोई अच्छी चीज़ हो रही होती है तो मैं उसमें ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ। अब ओवर कॉन्फिडेंस जब मैं हुआ तो उसके बाद मैंने देखा कि पेपर में, जब मैं NTS के पेपर में बैठा हुआ था तो मैं बड़ी खुशी खुशी ना मैं आंसर्स को सही कर रहा था और मैंने बोला यार ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब NTS की आंसर शीट जो थी वो मेरे पास थी, जो उन्होंने अपलोड की थी, और जो क्वेश्चन बुक थी वो हमें अपने साथ लेके जानी थी। अब मुझे ये तो पता था कि मैंने कितने आंसर्स कौन कौन से मार्क किए हैं, कौन कौन से ऑप्शन मार्क किए हैं। जब मैंने वो देखा, चेक किया, जब रिजल्ट अपलोड हुआ, आंसर शीट अपलोड हुई, तो मैंने चेक किया तो
मेरे जो मार्क्स थे वो बहुत कम थे। अब मैं गया क्वेश्चन बुक की तरफ, क्वेश्चन बुक मैंने सॉल्व की तो वहाँ पर मुझे पता लगा मैं 12 क्वेश्चन जो है वो गलत करके आया हूँ। 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे आते थे, उसमें मैंने मिस्टेक की कैलकुलेशन में, बहुत सारी कैलकुलेशन में मैंने गलतियाँ की, बहुत सारी जगहों पे मैंने अपने कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई। अच्छा, अब बात आ जाती है कि आप क्या करें, मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतना सारा स्ट्रेसफुल टाइम था मेरे लिए, तो अगेन मैं दिल बर्दाश्त होकर बैठ गया। लेकिन मुझे दूसरी यूनिवर्सिटीज़ से ऑप्शन आ रहे थे, अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, कोई मुझे BDS दे रही थी, कोई मुझे फार्मेसी दे रही थी। डाओ ने मुझे BDS दिया, डाओ मुझे फार्मेसी दे रहा था, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने फिजियोथेरेपी भी दिया। मुझे करना तो MBBS था, लेकिन अब इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास मौजूद थे। लेकिन अगेन मैंने बोला यार अब रिपीट करते हैं, इम्प्रूवमेंट का फॉर्म जमा कराता हूँ। मैं इम्प्रूवमेंट का फॉर्म जमा कराने गया बोर्ड ऑफिस, वो जमा कराया। वो जमा कराने के बाद मैंने सोचा पढ़ाई शुरू करते हैं, और मैंने कुछ सब्जेक्ट्स चुने कि ना मुझे लगता था कि ना इनको मुझे इंप्रूव करना चाहिए, तभी जाकर मेरी जो परसेंटेज है वो अच्छी हो पाएगी, और फिर मैं दोबारा टेस्ट दूंगा। जो गलतियां मैंने अभी दोहराई थी उन गलतियों को मैं नहीं दोहराऊंगा। अच्छा, अब बात यहाँ पर ये आती है कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो ये है, अपनी गलतियों को देखें, जो गलतियां आपने की हैं। अगर आपके साथ कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, स्ट्रेस आ जाता है और समझ में नहीं आता क्या करें, तो ऐसी सिचुएशन में जो आपने करना है, आपने अपने आप को स्टडी करना है कि मैं किस पोजीशन पर हूं, और यहाँ पर पहुंचने के लिए जहाँ पर मैं पहुंचना चाहता हूँ, वहाँ पर पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। अगर वहाँ पर मैं पहले नहीं पहुंच पाया, जैसे बहुत सारे होते हैं MCAT रिपीट कर रहे होते हैं और उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें, तो वो क्या करते हैं, वो बेचारे डिप्रेस्ड होकर बैठ जाते हैं, उनकी समझ में नहीं आता हम क्या करें। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने इंप्रूव किया था, लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि मुझे आया ईमेल मेरी यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर मैं स्टूडेंट हूँ अभी। उन्होंने मुझे बोला कि अगर हमारे पास सीट्स अभी अवेलेबल हैं, आपका जो मेरिट नंबर है उसके हिसाब से हम आपको सीट दे सकते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंटरव्यू के लिए आ जाएं। मैंने अब्बू से बात की, अब्बू ने बोला MBBS है। मैं बोला जी अब्बू MBBS है। अब्बू ने बोला ज्वाइन कर लो। अब बात ये आती है कि ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। अगर जिस तरह मेरी तरह बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं MBBS और डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन हमसे ज़्यादा बहुत डिजर्विंग बच्चे बैठे हुए थे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि मुझसे ज़्यादा डिजर्व करते थे, उनकी परसेंटेज अच्छी थी, वो मेहनत ज़्यादा करते थे, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाया। मेरा एडमिशन हो गया, मैं उस चीज़ को अवेल कर रहा हूँ, मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। लेकिन आज भी मुझे एक चीज़ खटकती है कि ना यार, वो मेरे दोस्त जो थे ना वो ज़्यादा करते थे, मुझसे ज़्यादा डिज़र्व करते थे ये सीट, लेकिन क्योंकि अफोर्डेबिलिटी का इशू है इस वजह से वो नहीं कर पाए। तो जो जो मेरी तरह सेल्फ फाइनेंस की सीट पर हैं, या फिर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में अपने आप को लकी समझे क्योंकि आप अफोर्ड कर सकते थे, इस वजह से आपका एडमिशन हो गया, क्योंकि बहुत सारे नहीं कर सकते थे और वो अपना कैरियर जिस फील्ड में चाहते थे उसमें परस्यू ना कर पाए। खैर, इसमें अल्लाह ताला की एक मसलियत होती है अपनी, तो हर इंसान को हर जगह खुश होना चाहिए। खैर, ये मेरी स्टोरी थी कि किस तरीके से मैं डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ मेरा, और मैं यहाँ पर पहुँचा कैसे, जो जिन जिन चीज़ों से मैं गुजर कर आया हूँ मैंने बहुत शॉर्ट वे में बताने की कोशिश की। और इससे मैं यही कहूँगा कि ना, आपने जहाँ पहुँचना होता है वहाँ पहुँच जाओगे। आज के लिए इतना ही। आगे बस यही कहूँगा कि ना, कोरोना का टाइम है, अपने घर पे रहें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे होम, और बस दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।